हेलो स्टूडेंट्स। यूपीएससी पथिक चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव गर्ग। आज हम क्या करेंगे, हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली ही अशोक गुलाटी जी जो हैं, आप लोगों ने शायद उनका नाम सुना ही होगा। अशोक गुलाटी जी का एक आर्टिकल छपा था इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसी को बेस बनाते हुए हम जो है फूड सिक्योरिटी के टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके ऊपर जो है यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस को पीवाईक्यू के मेंस के यू वुड बी एबल टू सॉल्व जब इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये कब आया था? 2013 में आया था। अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका हंगर और माल न्यूट्रिशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी हम जानेंगे। तो अगर हम देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है, तो किसी चीज़ में यदि एक्ट जुड़ जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे कि जब 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, यानी उससे पहले एक्ट तो नहीं था, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो काम कर ही रहा था। तो जब तक एक्ट नहीं आया था तब तक जो फूड सिक्योरिटी थी वो बेसिकली एक वेलफेयर बेस्ड अप्रोच था। यानी कि वो क्या थी, सरकार की एक स्कीम थी और सरकार एक कल्याणकारी अप्रोच अपना रही थी। लेकिन जैसे ही सरकार ने उस चीज को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो एक राइट बन गया, वो जनता का अधिकार बन गया। तो जब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं तब यह जनता को राइट देता है। लेकिन अगर हम यहाँ से एक्ट हटा दें और ये सिर्फ एक फूड सिक्योरिटी स्कीम बन के रह जाए तब हम क्या कहेंगे, यह एक वेलफेयर बेस्ड स्कीम है, यानी कि कल्याणकारी योजना है सरकार की। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज को एक्ट बना देने पे हमारा राइट हो जाता है। अब इसका अंतर क्या पड़ता है कि कोई चीज जो है वो वेलफेयर स्कीम है और कोई चीज राइट बन गई है। तो यदि किसी चीज को राइट का दर्जा प्राप्त हो गया है, यानी कि अधिकार मिल गया है हमें, तब उससे क्या होगा, यदि उसका वायलेशन होगा तब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो इन दी कोर्ट। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम है और सरकार उसको बंद कर देती है या उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, तब आपके लिए एक स्टैट्यूटरी बैकिंग क्योंकि उस स्कीम को नहीं है, तब कोर्ट में जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस तरीके से आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक एक्ट जो है और एक स्कीम जो है उसमें क्या अंतर होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी वही है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रोवाइड्स राइट टू फूड एज अ लीगल इंटाइटलमेंट। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, किस केस में आया था आप लोग नोट कर लो, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आया था। ये कब का केस है, 2001 2002 के आसपास का ये केस है, जिसमें क्या कहा गया था कि राइट टू फूड जो है वो किसका हिस्सा है, राइट टू लाइफ का हिस्सा है। राइट टू लाइफ बताओ आप लोग कौन से आर्टिकल में आता है? आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सोचा है, आर्टिकल नंबर 21। तो जो राइट टू फूड है वो आर्टिकल नंबर 21 के तहत एक तरीके से फंडामेंटल राइट बन गया है। ऐसा PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2001 में भी कहा गया था। तो 2001 में केस आया था और जो एक्ट आया है वो 2013 में आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा हमें डिले भी देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत होगा क्या, सिंपल सी बात है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यानी कि जो PDS है उसको हम NFSA के परव्यू में लेके आ गए हैं। यानी कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आ गया है। अब हम देखते हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या यूनिवर्सल है? नहीं, यूनिवर्सल तो नहीं है। क्योंकि यदि यूनिवर्सल होता तब आप और मैं, हमारा भी राशन कार्ड बना हुआ होता। जो लोग गरीबी रेखा से बहुत ऊपर आते हैं, हम अबव पॉवर्टी लाइन से भी ऊपर आते हैं, एंड वी आर द पीपल ऑफ मिडिल क्लास, और हम लोग भी राशन कार्ड लेके राशन की लाइन में लग के अनाज ले रहे होते। लेकिन ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो क्या है, टारगेटेड है। तो हम समझते हैं कि किसको मिलता है, उस टारगेट में कौन कौन लोग आते हैं। तो जो टारगेट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का वो क्या है, 67% जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसको कवर करना है। अब ये 67% पॉपुलेशन जो कवर होगी, अब आप लोग मुझे बताओ कि अर्बन और रूरल डिवाइड भारत में है कि नहीं है। अगर हम देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ज़्यादा गरीब हमें मिलेंगे कंपेयर टू द पीपल हु आर लिविंग इन द अर्बन एरिया। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन है
उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस स्कीम को कंपेयर टू द फोकस ऑन दी अर्बन पॉपुलेशन। इस वजह से 75% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ की उठाई जाएगी, गांव की उठाई जाएगी, और 50% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन को लिया जाएगा। ठीक है, इस स्कीम में जो कवरेज होगा वो इस तरीके से होगा। अब हम देखते हैं कि जो बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरी कैटेगरीज हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो क्या हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें दो तरीके के कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक हैं जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं और एक हैं जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो हाउस होल्ड्स हैं वो। यहाँ पे हाउस होल्ड से मतलब होता है फैमिली या परिवार से। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड की तो ये वो हैं जो पोवर्टी लाइन के ऊपर हैं। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं ये APL हैं। और जब हम बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स की तो ये क्या है, ये BPL है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं BPL की तब उनको क्या मिलता है, 35 किलो फ्री फूड ग्रेन्स मिलते हैं पर हाउस होल्ड पर मंथ। यानी कि एक परिवार में भले 3 लोग रहते हों, भले ही 5 लोग रहते हों, भले ही 7 लोग रहते हों, उनको कितना अनाज मिलेगा, 35 किलो अनाज मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा हर महीने। यानी कि प्रति माह पर मंथ उनको 35 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, इसलिए क्या नाम है, अंत्योदय। अंत्योदय मतलब जो अंतिम व्यक्ति है उसका आपको उदय करना है, उसको राइज करवाना है। ठीक है, यानी कि राइज ऑफ द लास्ट पीपल। ठीक है, फिर हम बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उसको भी इंटीग्रेट कर दिया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में। तो देखो एक चीज क्या है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार ने कब चलाई थी, जब देश में कोरोना आ गया था, कोविड काल में। और इसके तहत क्या कहते हैं, जो अनाज है वो मुफ्त में दिया जा रहा था करीब करीब हम कह सकते हैं 70 से 80 करोड़ लोगों को। तो सरकार ने फिर करा किया, जब कोरोना खत्म हो गया तब उस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक कंपोनेंट बना दिया, किसके तहत, टारगेटेड PDS यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ही। यानी कि जो 35 किलो अनाज दिया जा रहा है किनको, जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है, जो एक कंपोनेंट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो ये वो लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में तो नहीं आते, लेकिन उसके जस्ट बिल्कुल ऊपर आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक हम पिरामिड बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे नीचे वाले लोग हैं ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे BPL। ठीक है, फिर एक ये आएंगे, फिर ये ऐसे आएंगे। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो बिल्कुल बीच का है ये वाला, इसको हम कह सकते हैं ये APL है, APL। तो ये वो लोग हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर तो हैं, लेकिन हल्का सा भी इनके जीवन में कोई चेंज आएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये एकदम से किस में आ सकते हैं, बिलो पॉवर्टी में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास है, और फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपर क्लास है। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी रेखा है उसके जस्ट ऊपर के लोग हैं, जिनको हम अबव पॉवर्टी लाइन कह रहे हैं, उनको भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या मिलता है, अनाज मिलता है। लेकिन इनको अनाज जो है वो मुफ्त में नहीं मिलेगा, इनको अनाज मिलेगा सब्सिडाइज्ड। ठीक है, यानी कि इनको क्या मिलता है इसमें, बेसिकली जनरली अगर हम देखें तो राइस मिलता है, वीट मिलता है, और क्या मिलता है, आप लोग कमेंट करना। तो राइस जो मिलता है वो जनरली 3 रुपए का मिलता है, गेहूं जो है वो जनरली 2 रुपए का मिलता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि देखो हमने बात करी कि भाई पॉवर्टी लाइन के जो लोग नीचे आते हैं उनको 35 किलो अनाज मिल रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स यानी कि जो अबव पॉवर्टी लाइन है, इनको 5 किलो अनाज मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 किलो अनाज पर पर्सन मिलेगा। यानी कि अगर इनके परिवार में प्रायोरिटी हाउस होल्ड में 3 लोग हैं तब इनको एक महीने में कितना अनाज मिलेगा, 15 किलो। ठीक है, अब जो अंत्योदय अन्न योजना में है, इनके परिवार में यदि 3 लोग हैं तो इनको कितना अनाज मिलेगा, 35 किलो। यानी कि जो अंत्योदय अन्न योजना में जो लोग आते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट है, और होना भी चाहिए, बिकॉज ये कौन है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ जो क्लियर हुई वो ये हुई कि यदि इनके परिवार में 5 लोग होंगे तब इनको कितना अनाज मिलेगा, 25 किलो। ठीक है, यदि इनके परिवार में 8 लोग होंगे तब इनको कितना अनाज मिल जाएगा, 40 किलो। तो इस तरीके से इनका जो अनाज है वो वेरी करता है
किसके बेसिस पर कि इनके परिवार में कितने लोग हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने कहा कि भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको 35 किलो अनाज मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है पॉवर्टी का। ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी जो 2011 की है उसने अपनी कुछ एक क्राइटेरिया बनाया था, उसको हम देखते हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है लगभग हम कह सकते हैं 21.9% है। अब हम देखते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। यदि जो रूरल लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो एक महीने में 816 रुपये खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, दैट दे आर बीपीएल। ठीक है, इसी तरीके से शहर में रहने वाले लोग अगर एक महीने में 1000 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको कहेंगे दैट दे आर बीपीएल। तो आप सोच सकते हो कि कितनी गरीबी है, और उस गरीबी में भी हमारे देश में लगभग 22% पॉपुलेशन आ जाती है। यानी कि देश की 22% पॉपुलेशन ऐसी है गांव में रहने वाली, या फिर जो गांव में लोग रहते हैं वो 816 रुपये भी पर माह खर्च नहीं कर पाते, और शहर में रहने वाले लोग 1000 रुपये नहीं खर्च कर पाते, और इनका कंबाइंड जो है वो आपको 22% देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें राशन कार्ड सिस्टम की, तो देखो राशन कार्ड एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलता है। वन राशन कार्ड होता है पर फैमिली। एवरेज जो हम मेंबर्स मान सकते हैं वो कितने होते हैं, 3 से 5 मेंबर्स होते हैं। तो अगर हम डेटा देखें हमारे देश में तो राशन कार्ड करीब 19 करोड़ लोगों के हैं, और जो बेनिफिशियरीज हैं वो 76 करोड़ लोग हैं। तो आप देख सकते हो अगर हम 19 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 आएगा, और 19 × 4 करेंगे तो कितना आएगा बताओ आप लोग, 76 करोड़ के आसपास ही आएगा ना। ठीक है, और ये आएगा 57। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लगभग 4 लोग जो हैं एक परिवार में माने जा रहे हैं। तो यानी उससे आपको देखो क्या हमें समझ में आया कि जब हम बात कर रहे थे बीपीएल वाले लोगों की, तो बीपीएल वाले लोगों में भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लोग हैं वो तो कितने हैं, 4 ही हैं, और 4 लोगों को कितना अनाज मिल रहा है, 35 किलो। लेकिन जो एपीएल वाले लोग हैं उसमें यदि 4 लोग हैं तो उनको कितना अनाज मिलेगा बताओ आप लोग, इंटू 5 कर देने पर 20 किलो। ठीक है, इसके साथ में कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी रखा गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। वो क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सक्लूडेड होंगे, फैमिलीज जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है वो एक्सक्लूडेड होंगी, जिनके पास में क्या है कार है वो नहीं आएंगे, और जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो नहीं आएंगे। अब देखो इनकम टैक्स तो कौन लोग पे करते हैं, जिनकी तनख्वाह साल की 12 लाख से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो लोग तो नहीं ही आएंगे। फेक राशन कार्ड भी हमें देखने को मिले हैं कि 1.17 करोड़ जो लोग हैं, मतलब 1.17 करोड़ लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, और जो बेनिफिट उससे मिल रहा है वो 4.68 करोड़ लोगों को मिल रहा है। तो आप क्या समझ रहे हो कि 4 करोड़ लोग जो हैं उनके नकली राशन कार्ड बने हुए थे। अब इस चीज़ को पकड़ने के लिए सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है, जैसे कि सरकार क्या कर रही है, आधार से लिंक कर रही है ना। उसके अलावा सरकार क्या कर रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड भी चला रही है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, जो पहले बिहार में रहता था और वो माइग्रेट होके कहाँ चला गया, महाराष्ट्र में चला गया, तो पहले उसको दिक्कत आती थी, महाराष्ट्र में उसका राशन कार्ड नहीं बन पाता था, या ऐसा भी हो जाता था कि वो 2 जगह राशन कार्ड बनवा लेता था तो डुप्लीकेसी हो जाती थी। तो इस तरीके की डुप्लीकेसीज भी रुकेंगी, और कुछ ऐसे लोग जो अमीर लोग हैं जिनका राशन बनना ही नहीं चाहिए उन्होंने भी राशन कार्ड बनवा रखा है, जिनको हम क्या कह सकते हैं, जो फेक बेनिफिशरीज हैं, है ना। इसके साथ में कुछ होते हैं जो घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं, जो सिर्फ पेपर्स पे एग्जिस्ट करते हैं, रियल में होते ही नहीं है। घोस्ट मतलब भूत होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत और क्या क्या इंटाइटलमेंट्स हैं, यानी कि और कौन कौन सी स्कीम्स हैं या फिर जो बेनिफिट्स हैं उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मर्ज कर दिया गया है, उनको हम समझते हैं। जैसे कि जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं जिनको आईसीडीएस के तहत हम देखते हैं, आईसीडीएस होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो अगर हम देखें तो 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर्स पे क्या मिलना चाहिए, हॉट कुक्ड मील मिलना चाहिए, यानी कि उनको गरम गरम न्यूट्रिशियस फूड यानी कि भोजन मिलेगा पोषण युक्त, कहाँ पे, आंगनवाड़ी सेंटर्स पे। तो इसमें क्या होता है, 6 साल के बच्चों में भी जो 0 से 3 साल तक के बच्चे हैं उनको जो खाना है वो घर पे पहुंचा दिया जाता है। इसमें भी 0 की जगह 6 महीने कर लो, जो 6 मंथ से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं उनके घर पे खाना पहुंचा दिया जाता है, और जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर पे आते हैं, और वहाँ पे उनको जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं या जिनको हम आंगनवाड़ी टीचर कहते हैं वो उनको लेटर्स लिखना सिखाती हैं, है ना, उनको गेम्स खिलवाती हैं, और उसके साथ में जो हेल्पर होता है आंगनवाड़ी सेंटर पे वो भोजन बनाता है, और जो आंगनवाड़ी वर्कर या टीचर होती हैं वो उनको न्यूट्रिशियस फूड भी सर्व करती हैं। तो इससे जो प्रॉब्लम है किसकी, माल न्यूट्रिशन की और हंगर की, वो दूर होती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम
जिसके तहत आंगनवाड़ी सेंटर्स खुले हुए होते हैं, उसको भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इंटाइटलमेंट मिल गया, यानी कि लीगल बैकिंग मिल गई है। इसके साथ में जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे होते हैं, वो हमें मालूम है उनको मिड डे मील मिलता है स्कूलों में, जिसका नाम बदल के अब क्या हो गया, पीएम पोषण योजना हो गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है, 6,000 रुपए मिलते हैं फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी। अब आपको मालूम है एक योजना है जननी सुरक्षा योजना एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब देखो, अगर आपको नहीं भी मालूम है कि ये जननी सुरक्षा योजना किस बारे में है, तो जननी का मतलब क्या होता है, जो जन्म दे, जो जने, जो बच्चे को जने यानी कि जन्म दे। तो जननी की यानी कि बच्चे को जन्म देने वाले की सुरक्षा के लिए एक योजना चलाई है सरकार ने। उसमें बेसिकली क्या होगा, सरकार मैटरनिटी बेनिफिट ही तो देगी, जिसमें 6,000 रुपए जो है प्रेग्नेंट महिला को दिए जाते हैं। लैक्टेटिंग मदर का मतलब क्या होता है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी और 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी होता है इसमें। तो इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ इंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स और मील्स, जैसे कि मान लो किसी जगह पर क्या हो रहा है, फूड सप्लाई अवेलेबल ही नहीं है, भोजन मिल ही नहीं रहा है। तो यदि भोजन नहीं मिल रहा है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत खाना मिलना होता है ना, जिसमें हमने बात करी थी 3 रुपए का गेहूं मिलता है, 2 रुपए, 3 रुपए का चावल मिलता है, 2 रुपए का गेहूं मिलता है ना। किसी पर्टिकुलर जगह पे हम कह दें कि पीडीएस आउटलेट है ही नहीं, पीडीएस आउटलेट का ही दूसरा नाम क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप भी होता है, एफपीएस, वो है ही नहीं। तो उस जगह पे क्या मिलेगा, उनको अलाउंस मिलेगा, यानी कि पैसा मिलेगा उसका। क्यों, क्योंकि वहां पे उनको सस्ते में अनाज मिल नहीं पाया। ठीक है, इसके साथ में ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होता है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में 2021 में आया था वो मेंस में, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के फीचर्स पूछ लिए थे। तो ये सारे के सारे फीचर जो हमने अब तक पढ़े हैं वो आपको उसमें लिखने पड़ेंगे, जिसमें आप लिखोगे कि भाई 3 रुपए में क्या मिलता है, चावल मिलता है, 2 रुपए में गेहूं मिलता है। और उसमें हम कैटेगरीज भी बनाएंगे कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड क्या होता है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अलावा अंत्योदय हाउस होल्ड क्या होता है ना। फिर हम उसमें इंटाइटलमेंट्स का भी जिक्र करेंगे, जो अभी हमने इंटाइटलमेंट देखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फूड सिक्योरिटी की कुछ स्टेजेस होती हैं। तो इंडिया ने उन स्टेजेस को कैसे पार किया है और इंडिया आज के टाइम पे कौन से स्टेज पर है। तो फूड सिक्योरिटी की जो पहली स्टेज होती है वो होती है अवेलेबिलिटी की। तो अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए फूड की भारत सरकार क्या लेके आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई थी, है ना, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स को सो किया गया था, उगाया गया था। फिर हम बात करते हैं कि भाई अवेलेबिलिटी के साथ साथ हमें एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की भी ज़रूरत है, यानी कि हमें मिले सामान, हमारे पास में एक्सेस हो, उस तक हम पहुंच पाएं और वो अफोर्डेबल भी हो। तो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए सरकार क्या लेके आई है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आई है। तो उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो अंत्योदय अन्न योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके तहत तो फ्री में अनाज मिलता है बीपीएल वालों को। और जो एपीएल वाले लोग हैं, यानी कि जो पोवर्टी लाइन के जस्ट ऊपर के लोग हैं, उनको सब्सिडाइज रेट पे अनाज मिलता है। ठीक है, तो ये पीडीएस स्कीम सरकार लेके आई। उसके बाद में जो तीसरी स्टेज आती है, थर्ड स्टेज ऑफ फूड सिक्योरिटी, वो आती है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में हम किस बात की बात करते हैं कि भाई हमें सिर्फ फूड सिक्योरिटी पे ही काम नहीं करना है, उसको हमें सस्टेन भी करना है और हमें न्यूट्रिशियस फूड की भी बात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, सस्टेन करने के लिए फूड को, स्टेबिलिटी के लिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करती है, जिसमें हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को क्रिएट करते हैं, ACZ, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लाइमेटिक जोन्स की मैपिंग करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा में हमें क्या नहीं उगाना चाहिए, चावल नहीं उगाना चाहिए, हमें गेहूं उगाएं तो ठीक है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा वाला जो रीजन है वो सेमी एरिड रीजन है और वहाँ पे बारिश कम होती है कंपेयर टू दी अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री, और चावल को हमें मालूम है कि पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस तरीके से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम एक पर्टिकुलर जगह पे वही क्रॉप उगाएंगे जो क्लाइमेट के अनुसार वहाँ पे उगाई जानी चाहिए। इसके साथ में जब हम डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, कि हम क्या करेंगे, डिजिटल डिजिटल रिकॉर्ड्स भी रखेंगे, हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें हम ई नैम की बात कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में हंगर और माल न्यूट्रिशन से संबंधित क्या समस्या है। क्यों, क्योंकि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो हंगर की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा
और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को कैसे दूर करेगा? क्योंकि हमने क्या किया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही आंगनवाड़ी सेंटर्स को जोड़ दिया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत हम मैटरनिटी बेनिफिट की बात करते हैं, इसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और उसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर है उसको भी ये एक सुविधा होती है कि वो आंगनवाड़ी सेंटर में जाके कुक्ड मील खा सकती है। ठीक है, तो अगर हम देखें प्रॉब्लम्स क्या है हंगर और माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको बहुत काम आएंगे आपके मेंस में लिखने के लिए। ठीक है, तो जैसे फेलियर ऑफ एक्सचेंज इंटाइटलमेंट बाय अमर्त्य सेन, ये क्या होता है? अगर हम देखें तो इंटाइटलमेंट का मतलब होता है आपके पास में जो कोई चीज अवेलेबल है, तो उस इंटाइटलमेंट को, यानी कि कोई चीज जिसको आप होल्ड करते हो, उसके बदले में उसको एक्सचेंज करके क्या आप फूड खरीद पा रहे हो, क्या आप फूड को पा रहे हो, उस चीज को हम कहते हैं एक्सचेंज इंटाइटलमेंट। जैसे कि आपके पास में मनी है, तो क्या आप उस मनी को देकर फूड को परचेस कर पा रहे हो? यदि कर पा रहे हो तो हम क्या कहेंगे? एक्सचेंज इंटाइटलमेंट सक्सेसफुल हो गया। लेकिन यदि आपके पास में जो पैसा है उससे आप फूड को नहीं खरीद पा रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? एक्सचेंज इंटाइटलमेंट फेल हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे देश में जो हंगर और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास में फूड अवेलेबिलिटी नहीं है। समस्या क्या है? पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, नॉट लैक ऑफ फूड। ठीक है, जब हम बात करते हैं फेलियर ऑफ एक्सचेंज इंटाइटलमेंट की, तो ये अमर्त्य सेन ने कॉन्सेप्ट दिया था। और इसको हम हिस्ट्री में जाके भी देख सकते हैं, जब हमारे देश में एक अकाल पड़ा था, बंगाल फैमिन। कब पड़ा था बंगाल फैमिन, बताओ आप लोग? 1940s के आसपास में, है ना? तो जब 1940s के आसपास में बंगाल फैमिन पड़ा था, तब एक चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो यही है कि अकाल जो पड़ा था उसका कारण ये नहीं था कि हमारे देश में फूड की कमी थी। बात यह थी कि फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। हमारे देश में लोगों को भूखा मरते छोड़ दिया गया था और उस अनाज को ट्रांसफर कर दिया जा रहा था उस आर्मी के लिए जो किस में इन्वॉल्व थी? वर्ल्ड वॉर में, विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थी। तो वो भी एक एग्जाम्पल था फेलियर ऑफ एक्सचेंज इंटाइटलमेंट का। तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत में क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हंगर की समस्या है। सरल भाषा में अगर हम कहें तो हम क्या कह रहे हैं? पोवर्टी के कारण क्या है? हंगर एंड माल न्यूट्रिशन है। इसके बाद में हम जिक्र करते हैं टू इंडिया का, क्योंकि हमें क्या दिखानी होती है? इन इक्वेलिटी। इन इक्वेलिटी भी एक कारण बनती है हंगर का और माल न्यूट्रिशन का। तो हम क्या कहेंगे? टू इंडिया है। अरविंद अडिगा एक व्यक्ति हैं जिनकी एक बुक है बड़ी फेमस, व्हाइट टाइगर। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है नेटफ्लिक्स पे, वो अवेलेबल भी है। बड़ी अच्छी फिल्म है, यदि आप उसको देखोगे तो टेक्निकली वेल मेड फिल्म है। तो उसमें भी दो भारत का जिक्र है कि जो भारत है ना वो एक नहीं है, दो भारत हैं। एक डेवलप्ड इंडिया है, एक अंडर डेवलप्ड इंडिया है। तो जो डेवलप्ड इंडिया है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे फूड स्वैम्प्स। ठीक है, और जो अंडर डेवलप्ड इंडिया है वहां पे आपको देखने को मिलेगा फूड डेजर्ट। फूड डेजर्ट का मतलब क्या है? जहां पे फूड की कमी है, फूड कम है। फूड स्वैम्प में क्या है? फूड बहुत ज्यादा है। लेकिन दोनों में समस्या है, दोनों के कारण क्या होगा? माल न्यूट्रिशन होगा। कैसे होगा? जब फूड की कमी है तो आपको खाने को नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप क्या हो जाओगे? माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाओगे। लेकिन जहां पे फूड स्वैम्प है वहां पे ज्यादा खा लोगे तो आपको ओबेसिटी की समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो फूड स्वैम्प और फूड डेजर्ट्स दोनों में ही प्रॉब्लम है। इसके साथ में फूड स्वैम्प में जनरली जब हम बात करते हैं तो उसको हम एक निगेटिव टर्म लेते हैं और यहाँ पे हम जंक फूड का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण बनेगा किस चीज का? लोगों की खराब स्वास्थ्य का। तो आप समझ रहे हो, फेलियर ऑफ एक्सचेंज एंटाइटलमेंट हमने कोट लिया किसका? अमर्त्य सेन का। और जिसमें हमने बताया कि गरीबी एक कारण बन रही है या फिर पुअर डिस्ट्रीब्यूशन एक कारण बन रहा है माल न्यूट्रिशन का। फिर हम बात कर रहे हैं अरविंद अडिगा के टू इंडिया की, जो बेसिकली उन्होंने अपनी एक व्हाइट टाइगर बुक में लिखा था, जिसमें वो कहते हैं कुछ जगह फूड स्वैम्स हैं और कुछ जगह फूड डेजर्ट्स हैं और दोनों ही कारण बन रहे हैं। फिर तीसरा कारण जो आता है वो भी बड़ा यूनिक है, उसको हम कह सकते हैं एशियन एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम कंपेयर करें तो डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियन वुमेन रिमेन हाईली एनिमिक इवन वर्स देन सम अफ्रीकन नेशंस। अगर हम देखें तो अफ्रीका में भारत से ज़्यादा गरीबी है, अफ्रीका में भारत से खराब इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके बावजूद भी भारत में हमें जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा एनिमिक देखने को मिलती हैं कंपेयर टू दी सम अफ्रीकन कंट्रीज़। तो ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, ये अपने आप में एक एनिग्मा है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। फिर हम बात करेंगे कि फूड बजट स्क्वीज भी एक कारण होता है, क्योंकि देखो होता क्या है, जो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च है वो बताओ बहुत ज़्यादा है या कम है? ऑब्वियसली कम है। हमारी सरकार जो एजुकेशन पे खर्चा करती है वो बहुत कम करती है,
कंपेयर टू जो वर्ल्ड में किया जाता है। इसके साथ में जो हमारी सरकार हेल्थ पे खर्चा करती है वो भी काफ़ी कम है। तो हेल्थ पे हमारी सरकार जो खर्चा कर रही है वो लगभग 1.8% ऑफ जीडीपी कर रही है। जबकि अगर हम देखें तो करना कितना चाहिए आइडियली, जो हमारा ही टारगेट है वो है कि कम से कम 2.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी सरकार क्योंकि हेल्थ पे कम खर्चा करती है और एजुकेशन पे कम खर्चा करती है, यानी कि आम व्यक्ति जो है अपनी हेल्थ पे, हेल्थ मतलब कि जब उसको कोई डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गई है तो उस पर खर्चा करेगा, वो एजुकेशन पे खर्चा करेगा। तो जब वो शिक्षा पे ज़्यादा खर्च करेगा और बीमारी पे ज़्यादा खर्च करेगा, तब वो अपनी डेली की फूड डाइट के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, तो उसका जो फूड का बजट है वो स्क्वीज हो जाएगा। स्क्वीज मतलब पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा पे ज़्यादा खर्च कर रहा है और शिक्षा पे ज़्यादा खर्च करने के कारण वो फूड पे ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहा है। तो अब सोचो कि वो शिक्षा पे ज़्यादा खर्च कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, फूड कम भी खाए तो काम चल जाए, ताकि भविष्य में जाके उसका बेहतर जीवन हो जाए। लेकिन आप सोचो जब वो प्रॉपर फूड नहीं लेगा तब उसमें क्या होगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की समस्या हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर फूड नहीं लेगा तो हंगर और माल न्यूट्रिशन होगा, तो उसकी जो मानसिक क्षमता है वो ठीक से विकसित ही नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। और जब कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की समस्या होगी तब क्या होगा, वो जो एजुकेशन ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी वो ठीक से क्या कर पाएगा, एकुमुलेट नहीं कर पाएगा, वो ठीक से सीख ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो ठीक से डेवलप ही नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ में जो एक और समस्या आती है भारत में वो है सीरियल सेंट्रिक पॉलिसी, यानी कि हम ओवर इम्फेसिस देते हैं वीट के ऊपर और राइस के ऊपर, और जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मिलेट्स हो गए, मिलेट्स हमारे देश में आजकल खाए ही नहीं जाते हैं, जबकि भारत वो देश है जहाँ पे मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी एक टाइम पे बहुत खाया जाता था। ठीक है, तो ये जो सीरियल सेंट्रिक पॉलिसी है उसके कारण जो समस्या आती है उसको हम कहते हैं हिडन हंगर। ठीक है, फिर बात आती है इंटर जनरेशनल माल न्यूट्रिशन। अब देखो कि अगर एक विमेन जो है, जो फीमेल है वो माल नरिश्ड है, तब वो जिस बच्चे को जन्म देगी वो माल नरिश्ड होगा। कैसे? माल नरिश्ड वुमेन थी, उसने प्री मैच्योर बर्थ करी। क्यों? क्योंकि उसकी जो वूम्ब थी उसमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि वो ज़्यादा लंबे समय तक बच्चे को होल्ड करके रख पाए। इस वजह से जो बच्चे की डिलीवरी है वो जल्दी हो जाएगी, तो हम कहेंगे प्री मैच्योर बर्थ हो गई। अब जब बच्चे की प्री मैच्योर बर्थ होगी तो वो एसिफिसिएटेड होगा। अब एसिफिसिएटेड क्या होता है, मैं जानबूझ के आपको नहीं बता रहा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो जब बच्चा एफिसिएटेड होगा, एसफिसिएटेड होगा, तो वो माल नरिश एडल्ट में कन्वर्ट होगा। और ये एक इंटर जनरेशनल माल न्यूट्रिशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी कुपोषण पहुंच जाएगा। इसके साथ में पुअर्टी माल न्यूट्रिशन ट्रैप भी एक चीज होती है, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई गरीबी थी जिसके कारण फूड इनसिक्योरिटी हुई, जिसके कारण अंडर न्यूट्रिशन हुआ, है ना, उसके कारण हुई बीमारियां, बीमारियों के कारण हुआ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट और आप दोबारा से गरीब हो गए। तो एक चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या है, एक डेटा है कि 5 करोड़ पीपल प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर जो है, फॉल इनटू पुअर्टी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पुअर हेल्थ कंडीशंस, ड्यू टू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो 5 करोड़ पीपल फेल इनटू पुअर्टी, किस कारण से? ड्यू टू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो ये डेटा आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा मेंस में लिखने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। अभी हमने समझा कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से ही संबंधित फूड सिक्योरिटी यदि नहीं होगी तो हंगर और माल न्यूट्रिशन की समस्या होगी। वो किस कारण से होती है? उसमें बेसिकली अगर आप देखोगे कॉमन कारण यही होते हैं कि भाई लोगों को न्यूट्रिशन की समझ नहीं होती, सीरियल सेंट्रिक पॉलिसी बनी हुई होती है, इनइक्वालिटी एक कारण होती है, गरीबी एक कारण होती है, जिसको हमने फेलियर ऑफ एक्सचेंज एंटाइटलमेंट की मदद से समझा। फिर हमने देखा कि जो इंडिया में फीमेल्स हैं वो हाईली एनीमिक हैं। अगर हम डेटा देखें तो डेटा ये कहता है कि जो मोर देन 50% प्रेग्नेंट वुमेन हैं दे आर एनीमिक इन इंडिया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को दूर करने में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारी मदद करेगा, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पहली बात तो वुमेन का एम्पावरमेंट भी होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो हमने पढ़ा था ना कि पर फैमिली एक राशन कार्ड बनता है, वो एल्डेस्ट वुमेन के नाम पे बनता है जो हेड होगी हाउस होल्ड की फॉर राशन कार्ड्स। इसके साथ में इसकी मदद से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम होता है। और हमारा जो टारगेट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का वो ये है कि पर 1000 लाइव बर्थ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 होना चाहिए। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है उसमें भी यही था, तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया। तो आज के टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 28
और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी 2017 में आई थी उसमें भी टारगेट यही था कि पर 1000 लाइव बर्थ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए, 28। तो हमने उसको अचीव कर लिया। यदि आप लोग चाहोगे और कमेंट करोगे तो मैं किसी दिन नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आई थी उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड यू शुड प्रिपेयर इट। फिर हम बात करें कि इससे क्या होता है, वुमेन इंपावरमेंट होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होता है एंड एस्केप होता है फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। क्योंकि जब नेशनल फूड सिक्योरिटी आती है तो इस एक्ट के कारण फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है। जब फूड सिक्योरिटी आती है तो लोगों का पैसा बचता है, जब पैसा बचता है तो वो अच्छी एजुकेशन लेते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो बेटर ह्यूमन कैपिटल बनती है और उसके कारण उनको न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। इसके साथ में ये पोवर्टी और इनइक्वलिटी को भी एड्रेस करता है। क्यों? क्योंकि फूड सब्सिडीज होती हैं वो फ्री कर देती है हाउस होल्ड रिसोर्सेज को फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर एसेंशियल्स। इसके साथ में ही इसके कारण जो स्कूल एनरोलमेंट है वो भी बढ़ता है, क्योंकि हमको मालूम है, क्योंकि मिड डे मील का जो कंपोनेंट है उसको भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो बच्चों का जो स्कूल एनरोलमेंट है वो बढ़ता है और इसके कारण उनको स्कूल में अटेंडेंस मिलती है। अटेंडेंस क्या, बेसिकली उनको एजुकेशन अच्छी मिलती है और उनका न्यूट्रिशन भी बढ़िया होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। एक तो अगर हम देखें तो हमें बेसिकली डेटा ही देना चाहिए सबसे पहले तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जब भी आपको इस तरीके की बात करनी हो, हम कहेंगे एक तो सुवा, जिसमें एस से बात आती है स्टंटिंग की, स्टंटिंग, यू से बात आती है अंडरवेट की, ठीक है। और उसके बाद में जब हम बात करेंगे तीसरी तो वो क्या आएगा, वो हम अभी देखते हैं, वेस्टिंग। ठीक है, तो सुवा में क्या चीज आ गई, स्टंटिंग आ गई, यू से अंडरवेट आ गया और डब्ल्यू ए से आपका क्या आ गया, वेस्टिंग। तो स्टंटिंग का क्या मतलब होता है, स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट कम है। ठीक है, अंडरवेट का मतलब क्या होता है कि आपका वजन कम है और वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो वजन है वो कम है। तो वेस्टिंग में डब्ल्यू ए से आप क्या कर सकते हो, वजन, वजन। ठीक है, स्टंटिंग में क्या होता है, स्टंटिंग में आपकी हाइट कम होती है और यहां पे जब हम वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आपका वजन कम है अकॉर्डिंग टू हाइट। ठीक है, और जब इसमें बात करते हैं हम अंडरवेट में, इसका मतलब कि आपका वजन ही कम है, उसका हाइट से लेना देना नहीं है, यू आर अंडरवेट। ठीक है, और यहाँ पे वेस्टिंग को हम ये भी कह सकते हैं याद करने के लिए कि वेस्टिंग मतलब वेस्ट मतलब कमर। अभी हम देखेंगे उसको कैसे याद करना है, तो इसका डेटा भी हमको याद होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि आपका आपकी जो हाइट है स्टंटिंग में वो आपके किसके अनुसार, उम्र के अनुसार कम है, तो स्टंटिंग हमारे देश में है 35%, SUWA। तो स्टंटिंग कितनी है, 35%। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं किसकी, अंडरवेट की, तो कितने परसेंट लोग जो है वो अंडरवेट है देश में, 30% लोग। ठीक है, स्टंटिंग कितने बच्चों में है, 35% बच्चों में स्टंटिंग है और जो वेस्टिंग है वो है 20% बच्चों में। तो जानबूझ के मैंने इसको इस तरीके से सूबा करके बनाया है जिसमें 35, 30 और 20 आप याद कर सको। पहले जो डिक्रीज हुआ वो 5% का हुआ और उसके बाद में जो डिक्रीज हुआ वो 5 इंटू 2 = 10% का हुआ। तो इस तरीके से आपको इसको याद करने में आसानी होगी। अब वेस्टिंग को वैसे मैंने क्या बताया आपको कि वजन आपका कितना है कंपेयर टू योर, इन कंपैरिजन टू योर हाइट। लेकिन इसको याद करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, वेस्ट का मतलब आप कमर याद कर लो, वेस्ट होता है ना कमर, तो कमर आपकी कितनी होनी चाहिए, 20%। तो उससे आपको 20% का डेटा याद रह जाएगा कि कमर आपकी 20 होनी चाहिए। अगर किसी की 20 कमर होगी तो आप समझ सकते हो कि कितना माल नरिश्ड होगा, है ना, कितना वो भूखमरी से पीड़ित होगा। ठीक है, इसके साथ में हम किसी का वेट क्या कहें कि किसी का वेट अंडर वेट है और मात्र 30 किलो उसका वजन है। ठीक है, कमर किसी की 30 है तो समस्या नहीं है, बहुत लोग होते हैं, तो इसलिए वेस्टिंग कितनी होनी चाहिए, 20% होनी चाहिए। और जब हम स्टंटिंग की बात करते हैं तो 35। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि कोई 35 की उम्र का हो गया है और अब भी वो स्टंट करता है बाइक पे, तो सोचो 35 की उम्र का व्यक्ति जो है वो कितना बड़ा हो जाता है, कितना मैच्योर हो जाता है ना, शादी भी हो जाती है उसकी, तो उस टाइम पे क्या उसको स्टंट करने चाहिए, अपने जीवन को खतरे में डाल के नहीं करने चाहिए। 25 की उम्र में वो स्टंट करता है तो बात समझ में आती है, 35 की उम्र में स्टंट कर रहा है तो गलत बात है। तो इस तरीके से ये तीनों डेटा आप याद कर सकते हो, ये डेटा आपको याद करने ही करने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है स्टंटिंग 35%, अंडरवेट 30% बच्चे जो है अंडरवेट हैं और वेस्टिंग कितनी है, 20% बच्चों की, और ये ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। अब ग्लोबल एवरेज कितना है वो आपको खुद से लिखना है। ठीक है, ये भी मीन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके, ये जितना डेटा मैं दे रहा हूँ ये मिनिमम रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट है आपके मीन्स के लिए, तो आपको याद होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि और क्या चैलेंजेस हैं।
तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो एक बैकबोन है किसकी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। तो हम क्या देखते हैं कि भाई 36% जो है लीकेज अभी भी चल रहा है, ऐसा शांता कुमार कमेटी ने बोला है। ठीक है, इसके साथ में हम मैटरनल एनीमिया की बात करें तो 50% से ज़्यादा जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भारत में अभी भी एनीमिक हैं। हिडन हंगर की अगर हम बात करें तो थर्ड मोस्ट ओबीज नेशन है इंडिया। तो इस तरीके से हमने इन समस्याओं को भी देखा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से संबंधित हैं। कि आप सोचो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ चुका है, उसके बाद हमारे देश में फिर माल न्यूट्रिशन इतना क्यों है, हमारे देश में स्टंटिंग इतनी ज़्यादा क्यों है, अंडरवेट बच्चे इतने ज़्यादा क्यों हैं, वेस्टिंग इतनी ज़्यादा क्यों है, ये हमें सोचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो फूड सिक्योरिटी भले ही इंश्योर कर देता हो, लेकिन वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर रहा। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की फूड सिक्योरिटी होती है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। इसके साथ में एनीमिया की समस्या को भी वो क्या नहीं कर पा रहा, इंश्योर नहीं कर पा रहा, दूर नहीं कर पा रहा। और ओबेसिटी की समस्या को भी वो दूर नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक राशनेल क्या है हायर कवरेज के लिए। देखो हमने क्या देखा था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 75% रूरल पॉपुलेशन एंड 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको कवर किया गया है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 67% जो पॉपुलेशन है वो कवर्ड है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई 67% पॉपुलेशन को आप क्यों कवर कर रहे हो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ये तो बहुत ज़्यादा है। और इसके कारण क्या होगा, सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और कुछ लोग कह देते हैं ये तो बेसिकली फ्री बी जैसी बात हो गई कि यू आर बेसिकली प्रमोटिंग द फ्री बी, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का हम लॉजिक देखते हैं। हायर कवरेज अंडर एनएफसीए एनएफएसए में सेम कॉस्टली, बहुत महंगा लग सकता है क्योंकि पीपल रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड, कुछ को तो फ्री में भी मिलता है, लेकिन इससे सब्सिडी बर्डन बढ़ता नहीं है। आपको समझना होगा क्यों, क्योंकि हमारे देश में आप समझो जो फूड है प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि हमारे देश में फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से होता क्या है, बहुत सारा जो फूड है वो गोडाउन्स में यानी कि जो स्टोरेज सेंटर्स हैं वहाँ पे पड़ा रहता है। और होता क्या है, क्योंकि उसको कोई खरीदता नहीं है वो सड़ जाता है। तो जितने समय तक, जितने लंबे समय तक जो फूड है वो स्टोरेज सेंटर में पड़ा रहेगा, उतनी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यदि सरकार सस्ते में उनको दे देती है, उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है या ज़रूरतमंद नहीं भी है उनको भी दे देती है, तो एटलीस्ट सरकार की स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती है। मतलब बढ़ती है या घटती है, घट जाती है। तो अब हमें क्या देखना है, सब्सिडी कॉस्ट वर्सेस स्टोरेज कॉस्ट। तो अगर हम देखें स्टोरेज कॉस्ट को और सब्सिडी कॉस्ट को, तो हमें जो चीज़ समझ में आएगी वो क्या आएगी कि भैया जो स्टोरेज कॉस्ट है ना वो सरकार की बहुत ज़्यादा आती है। क्यों, क्योंकि लंबे समय तक जो अनाज है वो किस में पड़ा रहता है, स्टोरेज सेंटर्स में पड़ा रहता है। तो सरकार क्या सोचती है कि हम सब्सिडी पे अनाज को दे दें, ताकि भले ही सब्सिडी का जो बर्डन है हमें झेलना पड़े, लेकिन स्टोरेज कॉस्ट हमारी घट जाए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मोर और लेस जो मामला है वो सेम पड़ता है। सरकार का जो खर्चा होता है उतना ही होता है। अगर सरकार सब्सिडी नहीं देगी तब वो स्टोरेज कॉस्ट सरकार की बढ़ेगी और अनाज सड़ जाएगा। इससे बेहतर क्या है, सरकार उसको सब्सिडी पे दे दे और स्टोरेज कॉस्ट कम कर ले, तो सरकार का खर्चा उतना ही होगा, लेकिन एटलीस्ट वो अनाज सड़ेगा नहीं और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा, या जिनको ज़रूरत नहीं भी है उन तक पहुंचेगा, तो खराब तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो हायर कवरेज है वो कोई बुरी बात नहीं है। देखो ये यही चीज़ यहाँ लिखी भी है कि हायर कवरेज अंडर एनएफएसए में सीम कॉस्टली एज मोर पीपल रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड, लेकिन ये सब्सिडी बर्डन नहीं बढ़ाता। क्यों, लार्जर ऑफटेक रिड्यूसेस एफसीआईज स्टोरेज कॉस्ट, वेस्टेज एंड रॉटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर कैन बी चीपर देन स्टोरिंग एक्सेस फूड। एडिशनली हायर कवरेज रिड्यूसेस एक्सक्लूजन एरर्स। एक्सक्लूजन एरर का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो था वो जेन्यून था, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिस्ट में होना ही होना चाहिए था, जिसको अनाज मिलना ही चाहिए था, लेकिन किसी वजह से वो रह गया। तो यदि हायर कवरेज होगा तो जो एक्सक्लूजन के चांसेस हैं, यानी कुछ लोगों के छूट जाने के चांसेस हैं, वो कम होंगे। तो अगर हम देखें तो एक चीज इंक्लूजन एरर भी होती है। इंक्लूजन एरर का मतलब ये होता है कि जो लोग जेन्यून नहीं है, जिनको जरूरत नहीं है, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया फूड सब्सिडी देने के लिए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर दो चार लोग ऐसे आ जाते हैं जो जरूरतमंद नहीं है और उनको भी अनाज मिल जाता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक भी गरीब, एक भी भूखे का अनाज छूटना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से जब भी हम बात करते हैं फूड सब्सिडी की, तो इट इज बेटर टू अवॉइड एक्सक्लूजन एरर्स इवन इफ इंक्लूजन एरर्स एग्जिस्ट। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा।
अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की और उसके बेनिफिट्स की, कि भाई यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसी राज्य में है क्या। तो तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में हमें यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे हर व्यक्ति जो अनाज लेना चाहता है वो ले सकता है, यानी हर वो व्यक्ति जो राशन कार्ड बनवाना चाहता है वो बनवाए, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको तो मुफ्त में मिल जाएगा, लेकिन जो उसके ऊपर वाले लोग हैं उनको अनाज मिलेगा और सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। ठीक है, तो क्या ये एक अच्छी चीज है, क्या ये अच्छा सिस्टम है? बिल्कुल है, क्योंकि जब यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है तो लीकेजेस कम हो जाते हैं, करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा रहती है। और जब डिमांड ज्यादा रहती है तो जो पीडीएस आउटलेट है वहां पे बैठने वाला व्यक्ति है वो उसको डाइवर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, नो नीड फॉर कॉम्प्लेक्स टारगेटिंग, आपको कॉम्प्लेक्स टारगेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई इसको इंक्लूड करना चाहिए इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, सारे लोग आते हैं, करप्शन और एरर्स कम होते हैं, रियल डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनका राशन कार्ड बन जाएगा, तो इस वजह से डाइवर्जन के चांसेस कम होते हैं, कम्युनिटी ओवरसाइट बढ़ जाता है और उसके कारण अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यूनिवर्सल कवरेज इंप्रूव्स बोथ एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब कोई कह सकता है कि भाई चलो हायर कवरेज तो समझ में आ रहा था, अब आपने सभी को कवरेज दे दिया, यूनिवर्सल कवरेज कर दिया, ये तो अच्छी चीज नहीं है, इससे सरकार के ऊपर तो बर्डन बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा, तब उस चीज का भी इलाज है। देखो हमें क्या करना है, कवरेज को बेहतर करना है, कवरेज को बढ़ाना है, लेकिन जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट जैसे हम क्या कह रहे हैं, ₹3 में हम क्या दे देते हैं, राइस दे देते हैं, ₹2 में हम क्या दे देते हैं, वीट दे देते हैं। तो इस चीज को हमें घटाना पड़ेगा, इस चीज को हमें क्या करना होगा, जो सेंट्रल इशू प्राइस है उसको हमें इतना ज्यादा सब्सिडाइज ना करना पड़े, इस बात का ख्याल रखना होगा। हम समझते हैं ये क्या होता है। तो बैलेंसिंग कवरेज एंड कॉस्ट, रोल ऑफ सेंट्रल इशू प्राइस, कवरेज हाई होनी चाहिए लेकिन सेंट्रल इशू प्राइस शुडंट बी टू लो। कवरेज हाई होगी लेकिन सेंट्रल इशू प्राइस बहुत कम नहीं होगी। सेंट्रल इशू प्राइस का मतलब क्या होता है, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, यानी कि जो पीडीएस हैं, वो जिस कीमत पर आम जनता को अनाज देते हैं उसको हम सेंट्रल इशू प्राइस कहते हैं। तो आइडियली सेंट्रल इशू प्राइस को लिंक होना चाहिए टू द इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितनी कीमत लगी है किसको, अनाज को उगाने में, यानी कि सरकार क्या करे उस पर एक भी रुपए प्रॉफिट ना कमाए, लेकिन एटलीस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है, एटलीस्ट जो ग्रोइंग कॉस्ट है उसको तो निकाले ही निकाले, उससे सस्ते में ना दे। उस चीज को हम क्या कहेंगे कि सेंट्रल इशू प्राइस को हम इकोनॉमिक कॉस्ट से लिंक कर दें ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाए। तो हायर कवरेज होना चाहिए ताकि एक्सक्लूजन एरर्स को घटाया जा सके, बेटर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट बेस्ड सेंट्रल इशू प्राइस होनी चाहिए ताकि हम एक्सेसिव फिस्कल बर्डन को घटा सकें। यानी कि आप क्या करो, कवरेज बढ़ा दो, लेकिन जो कीमत है जो आप इतनी सब्सिडाइज कर दे रहे हो, इतनी सस्ती कर दे रहे हो, वो मत करो। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है देखो, लेकिन यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो देन देयर इज नो शॉर्टकट, तब आपको लंबी क्लासेस करनी पड़ती हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख पाओ। उसी बेसिस पे क्लासेस लंबी होंगी, लेकिन मेरी गारंटी है कि यदि आप इस क्लास को पूरा देखते हो तब आप बहुत अच्छे से मेंस के आंसर्स लिख पाओगे और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। हम समझते हैं पीडीएस रिफॉर्म्स क्या हैं, टैकलिंग लीकेजेस, कि देखो हमने क्या कहा था, शांता कुमार कमेटी ने क्या कहा था, 36% लीकेज होता है पीडीएस में, तब उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो लीकेजेस दो स्टेजेस पे हो सकते हैं, एक तो जब फूड ग्रेन जो है एफसीआई से पीडीएस के आउटलेट पे जाता है, और दूसरा लीकेज कब होगा, जब पीडीएस के आउटलेट से जो मैनेजर्स हैं वो कंज्यूमर्स को बेचते हैं, उस बीच में वो डाइवर्ट कर ले। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम से जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट पे अनाज जाता है तब करप्शन ज्यादा होता है, उस टाइम पे डाइवर्जन ज्यादा होते हैं कि भाई आपने क्या किया, उस अनाज को पीडीएस के आउटलेट पे पहुंचाने की बजाय कहीं और भेज दिया। लेकिन अगर एक बार अनाज वो पीडीएस के आउटलेट पे आ गया उसके बाद में करप्शन कम होता है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम क्या करें, जब फूड ग्रेन एफसीआई से पीडीएस के आउटलेट पे जा रहा है तो इस बीच में जो डाइवर्जन है उसको रोक दे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन करेंगे फूड ग्रेन के मूवमेंट का। ठीक है, यानी कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ना तो बीच में क्या होंगे, हमने कुछ वो पॉइंट्स बना रखे होंगे, चेक पॉइंट्स, उन पे आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि हाँ भाई यहाँ तक अनाज पहुंच गया है। उसके बाद में चेक पॉइंट 2 होगा, वहां पे बताना होगा कि हाँ अब अनाज यहाँ तक पहुंच गया है। फिर उसके बाद में चेक पॉइंट 3 होगा, वहां बताना होगा। तो इस तरीके से हम एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन कर देंगे फूड ग्रेन के मूवमेंट का और करप्शन को रोकेंगे।
तो बेटर गवर्नेंस की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से लीकेज इसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है जिसको हम कहते हैं ग्रेन एटीएम्स, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो जब हम ग्रेन एटीएम्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, जैसे कि हमारे पास में एटीएम मशीन होती है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, एनी टाइम मनी बोलते हैं हम कई बार, कि हम क्या करेंगे, जब भी उसमें अपना कार्ड डालेंगे एटीएम कार्ड, पैसा निकाल लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे आपके जो ग्रेन एटीएम्स हैं वो राशन कार्ड से लिंक होंगे, एज वेल एज आपके आधार कार्ड से भी लिंक होंगे। तब आप क्या करोगे, ये एक राशन वेंडिंग मशीन है। जिस तरीके से एटीएम कार्ड लगाने पे एटीएम आपको कैश दे देता है, उसी तरीके से ये ऑटोमेटिक राशन डिस्पेंसर्स हैं, या जिनको हम अन्न पूर्ति मशीन्स कहते हैं। इनमें रिकॉर्ड हो जाता है डिजिटल ट्रांजैक्शन डिजिटली, सो चांसेस ऑफ करप्शन और थेफ्ट आर रिड्यूस्ड। इसमें क्या होगा, आप उसको टच करोगे एटीएम पे और वो आपको अनाज दे देगा, वही एक्यूरेट क्वांटिटी जितनी आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, एक लैंडमार्क स्टेप है। किस चीज में, फूड सिक्योरिटी को एज अ राइट के तौर पे इंश्योर करने में। हाउएवर जो करंट नीड है वो क्या है कि हम ट्रांजिशन करें फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ओर, ताकि हम एलिमिनेट कर सके हंगर और माल न्यूट्रिशन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट केवल फूड सिक्योरिटी की बात करता है, हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ओर आगे बढ़ना है। वो हम कैसे करेंगे, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर जो मील होता है मिड डे मील, उसको आप डाइवर्सिफाई करो, है ना, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें दो। इसके साथ में जो क्या कहते हैं हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, उसके तहत जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में छोटे बच्चे जाते हैं 3 साल से 6 साल तक के, उनको जो आप हॉट कुक्ड मील देते हो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस दो, फोर्टिफाइड फूड दो। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, है ना। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए हम कुछ प्रावधान कर सकते हैं कि उनको हम किस तरीके से न्यूट्रिशियस फूड देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ओर आगे बढ़ोगे, और जो हंगर और माल न्यूट्रिशन है उसको दूर करने में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके साथ में आप कंक्लूजन में एक वर्ड और लिख सकते हो जिसको हम कहते हैं टोकन टू टोटल अप्रोच। टोकन अप्रोच क्या होता है, आपने छोटा सा स्टेप उठाया, जबकि टोटल अप्रोच में क्या होता है, आप होलिस्टिकली हर चीज को कवर करते हो, मूविंग फ्रॉम मिनिमम कैलोरी इंटेक टू होलिस्टिक न्यूट्रिशन कॉम्प्लीमेंटेड बाय हेल्थ सैनिटेशन एंड लाइवलीहुड इंटरवेंशंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से कि भाई जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी मालूम होने चाहिए। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है वो हंगर की बात करता है, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसकी बात करता है, 1 वो बात करता है पॉवर्टी की, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 किसकी बात करता है, वो बात करता है हेल्थ की। ठीक है, इसके साथ में कुछ आर्टिकल्स आपको जरूर पता होने चाहिए। जैसे हम बार बार मैटरनिटी की बात कर रहे थे, मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 42 जो हमारा डीपीएसपी का है वो मैटरनिटी बेनिफिट की बात करता है। इसके साथ में जब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, तो आर्टिकल नंबर 47 जो है ये भी हमारा डीपीएसपी है, ये बात करता है कि किस तरीके से न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अवेलेबल करवाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके साथ में हम बात कर सकते हैं आर्टिकल 39 की, जो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए इन फ्यू हैंड्स, यानी कि इनकम इनइक्वलिटी वाली जो समस्या होती है उसको भी हम देखते हैं आर्टिकल 39 में। और वो हमने जो अरविंद अडिगा वाला पॉइंट देखा था, जिसमें हमने देखे थे 2 इंडिया है, एक के पास में फूड स्वैम्स हैं, एक के पास में फूड डेजर्ट है, तो वहां पे हम आर्टिकल 39 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल 39, आर्टिकल 47, आर्टिकल 42 जो मैटरनिटी बेनिफिट की बात करता है, इनका यूज समझ में आया होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले पॉइंट में, मतलब कि टॉपिक में। ठीक है, अब हम देखते हैं मेंस में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। अब देखो 2013 का अधिनियम था और क्वेश्चन 2021 में आया है, जीएस 3 में आया है। हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो माल न्यूट्रिशन और हंगर को एलिमिनेट करने में क्या रोल प्ले किया है, उसके लिए आपको डेटा भी देना होगा। और उसी डेटा को देने के लिए मैंने आपको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वाला डेटा दिया था कि किस तरीके से वो 28 हो गया और नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो डेटा है वो अचीव हो गया है। इसके साथ में हम और क्या कह सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में और क्या कुछ अच्छा काम हुआ है, किसके कारण, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कारण। ठीक है, तो जो हमने पूरा टॉपिक अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। उन स्लाइड्स को आप 2 से 3 बार पढ़ो, वीडियो को आप कम से कम एक बार और देखो क्योंकि बड़ा वीडियो है, ज़्यादा डेटा है इसमें, और उसके बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन।
फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिड डे मील स्कीम इज ऑलमोस्ट अ सेंचुरी ओल्ड इन इंडिया with early beginning in Madras presidency in pre-independent India. The scheme has again been given impetus in most states in the last 2 decades. आप समझो कि एक स्कीम जो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी अब वो लगभग पूरे भारत में लागू हो गई है। यानी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है किसका, फेडरलिज्म का, जहां पे एक सक्सेसफुल स्कीम किसी पर्टिकुलर स्टेट की पैन इंडिया इंप्लीमेंट की जा रही है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का GS2 में आंसर लिखो तब उसमें आप इसका जिक्र कर सकते हो, है ना, कि किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रही है यह स्कीम। फिर हम क्या कहेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, लेटेस्ट मैंडेट्स एंड सक्सेस। तो जब हम इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो मिड डे मील स्कीम बेसिकली क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि स्कूल में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तो यानी कि एनरोलमेंट रेशियो बढ़ जाता है उनका, है ना, और इसके साथ में ये उनको क्या देती है, फूड उनको अवेलेबल करवाया जाता है। तो जो हंगर और माल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको इसमें दूर करने की कोशिश होती है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, फूड बजट स्क्वीज वाला पॉइंट लिखेंगे, पोवर्टी और माल न्यूट्रिशन की जो समस्या कैसे दूर हो सकती है वो हम पॉइंट लिखेंगे, और फिर हम ये भी लिखेंगे कि किस तरीके से जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की समस्या बच्चों में हमें देखने को मिलती थी कि उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता था, वो समस्या भी दूर होगी। और जब बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ेगा, बच्चों का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की समस्या नहीं होगी, तब बच्चे ठीक से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और उनका क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। और जैसे जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, वो स्किल्स सीखते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है, और उसके कारण फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी ज़्यादा होता है, और जीडीपी में उनका योगदान भी बढ़ता है, और ओवरऑल जो देश की जीडीपी है वो ग्रो करती है। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम देखते हैं एक मेंस का क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर। तो देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्ट 2013 में आया था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन 2018 में आया है, और यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन 2021 में आया है, ठीक है। और उसी के बहाने हमने हंगर और माल न्यूट्रिशन को भी काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, जिसमें हमने बड़े अच्छे अच्छे टर्म्स देखे हैं, फेलियर ऑफ एक्सचेंज एंटाइटलमेंट, एशियन एनिग्मा जैसे। तो क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। आप लोग मुझे बताओ कि क्या वो फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं वही एलिजिबल है क्या सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन के लिए? बिल्कुल गलत। हमने देखा है अबव पॉवर्टी लाइन वाले भी होते हैं, और जो फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन होती है उनको सब्सिडाइज नहीं मिलता, उनको तो फ्री मिलता है, और जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनको सब्सिडाइज मिलता है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी ए ऑप्शन चला गया और सी ऑप्शन चला गया। अब या तो 2 सही होगा या 3 सही होगा। फिर है द एल्डेस्ट वुमेन इन अ हाउस होल्ड ऑफ एज 18 और अबव शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ राशन कार्ड। ये हमने देखा था, बिल्कुल ठीक है, वुमेन इंपावरमेंट वाले पॉइंट में। तीसरा अगर हम देखें, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर इंटाइटल्ड टू अ टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ देयर आफ्टर। ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें 600 कैलोरी होता है। 1600 कैलोरी आप खुद सोचो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 600 कैलोरी होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से डिस्कशन खत्म होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि देखो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो बाकी के वीडियोस हैं उनमें क्लासेस छोटी होती हैं, तो उसका आपको लॉस भी होगा, क्योंकि होलिस्टिकली आप अगर देखोगे तो मेंस के क्वेश्चन आप इस क्लास को सॉल्व कर सकते हो। तो यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करो, और आप चाहते हो मैं इस तरीके के और भी वीडियोस लेके आऊँ तो आप इस चैनल को हाइप भी करो वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और आप लोग मुझे अपने सजेशंस दे सकते हो कि अगला वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।